चलिए अभी हम बात करते हैं एसएचएस एएनएम में क्या क्या सिलेबस है, तो मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का पार्ट 1, हाई रिस्क न्यूबॉर्न। जैसा कि मैंने सिलेबस में दे रखा है कि हाई रिस्क न्यूबॉर्न एंड रिसस्सिटेशन। तो पहले मैं हाई रिस्क न्यूबॉर्न है क्या, पहले मैं ये जानूँ, ठीक है? फिर आगे हम पढ़ेंगे। हाई रिस्क न्यूबॉर्न क्या है? ऐसा नवजात शिशु जिसे जन्म के समय या बाद में मृत्यु का अधिक खतरा होता है, बीमारी का खतरा होता है, उसे क्या कहते हैं? हाई रिस्क न्यूबॉर्न कहते हैं, ठीक है? हाई रिस्क न्यूबॉर्न की कैटेगरी में आता है। फिर उसका कुछ कारण हो सकता है, प्रकार हैं उसके कुछ, जैसे प्रीमेच्योर बेबी, एलबीडब्ल्यू बेबी, जैसे 37 सप्ताह से कम का बेबी हो, 2.5 किलोग्राम से कम का वेट हो, जब बच्चा जन्म लिया हो तो पहली बार रोया ना हो, सांस लेने में कठिनाई हो, शरीर ढीला पड़ गया हो। 1 to 5 मिनट्स में जो हम लोग देखते हैं कि अबगार स्कोरिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है? तो अबगार स्कोरिंग करते हैं, उन सब चीज़ों में एचआरएमआरसी देखते हैं, हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, मसल टोन्स क्या है, और उसके बाद इरिटेबिलिटी क्या है, उसका जो त्वचा है वो कैसा है, पीला कलर हो गया है या नीला कलर है या पिंक कलर जो होता है, गुलाबी कलर जो होता है, वो बहुत ही अच्छा संकेत देता है, बेबी एकदम स्वस्थ होता है। उसके बाद है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, हृदय, जैसे आप जानते हैं कि ये क्लेफ्ट लिप होता है, कटा हुआ पैलेट होता है, पैर टेढ़ा होता है, उस सब टाइप का। फिर माता में अगर डायबिटीज़ है, अगर मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है जिसका जो हाइपरग्लाइसीमिया में आती हैं वो तो हो गई। फिर जिसका शुगर कम होता है, शुगर लेवल कम होता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में आती है। उस सबसे बच्चे में रेस्पिरेशन में डिस्ट्रेस होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। मल्टीपल बर्थ्स जैसे कि जुड़वा बच्चा होता है, 3 बच्चे ट्रिपलेट्स बेबी होते हैं, तो उन सब में ज़्यादा जोखिम रहता है, वो लोग हाई रिस्क में आते हैं। जैसे सेप्टिक न्यूबॉर्न है, लेबर रूम का अस्वच्छता है, गंदी नाल का मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसका जो क्लेम करते हैं, उसके सीजर स्वच्छ ना हो, स्टरलाइज्ड ना हो, डिसइंफेक्टिव ना हो, इन्फेक्टिव हो, तो ऐसे में बच्चे जोखिम में आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या देखभाल है, उसको केयर कैसे देंगे, उसके बारे में माता को भी शिक्षित करना है। कंगारू मदर केयर के बारे में बताना है। बेबी जो गर्भ में रहता है तब उसका एनवायरनमेंट जो होता है वो अलग होता है, और बाहर जब वो आउट होता है, बेबी जब आउट होता है डिलीवरी के बाद, उसका एनवायरनमेंट एडजस्ट करने में उसे दिक्कत आती है। तब क्या करना है, कंगारू मदर केयर देना होता है, या फिर उसे रेडिएंट वार्ड में दे देते हैं तो फिर ठीक होता है। उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट होता है। माँ का दूध देने के लिए बताना है, स्तनपान करवाना है, थोड़ा-थोड़ा ही बट बार-बार करवाना है। फिर उसके अगर कोई खतरा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, या बच्चे का शरीर नीला पड़ रहा है या पीला पड़ रहा है, या फिर बच्चा चौंक रहा है, चमकी के बारे में आप जानते होंगे, तो बच्चा चौंकता है, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत है तो उसे डॉक्टर से परामर्श लेना है। फिर डॉक्टर अपना रेफरल सिस्टम अपनाएँगे, अगर उनसे हो सकती है तो वो करेंगे, नहीं तो आगे रेफ़र करेंगे, ठीक है? समय पर जब बच्चा जन्म लेता है तब उसका टीकाकरण होता है ना? तो टीकाकरण करवाना है। इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल के बारे में भी हम आपको बताएँगे आगे। अभी तक के लिए ठीक है इतना। हाँ, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात कि हम आपको सब्जेक्ट वाइज़, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ करवाएँगे, एएनएम के लेवल के, बीटीएससी एएनएम के लेवल के भी करवाएँगे। अभी फिर फॉर्म आने ही वाली है, वैकेंसी आएँगी परमानेंट के लिए भी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आगे फिर से हम देते रहेंगे।